हेलो, आज हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1। और चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब हुआ क्या, कहाँ, कैसे और कब। अब चैप्टर की शुरुआत होती है राशिदास क्वेश्चन से। राशिदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। राशिदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और राशिदा की आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर जाती है जहाँ लिखा था 100 ईयर एगो। हाउ, शी वंडर्ड। राशिदा सोचती है कि 100 साल पहले की बात किसी को कैसे पता हो सकती है। फाइंडिंग आउट वॉट हैपन। तो राशिदा जस्ट सोच रही है कि यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़ पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर, बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। राशिदा सोच रही है कि जस्ट कल हमने जो काम किया वो शायद हम बता सकें, लास्ट ईयर जो किया वो भी थोड़ा सा सोचने पर कोई बता सकता है, लेकिन लॉन्ग एगो की कहानी, वो भी 100 ईयर एगो। 100 ईयर एगो की बात कोई कैसे बता सकता है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या चीज़ें पता चल सकती है। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। वॉट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। We can find out about the lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchant, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the songs they sang. हम पास्ट के बारे में क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो पास्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि वो लोग क्या खाते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। इसके अलावा उस ज़माने के हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी। इस सब के अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि वो बच्चे क्या गेम्स खेलते थे, वो किस तरह की कहानियाँ सुनते थे, किस तरह के प्लेस को देखते थे और कौन कौन से गाने गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लोग रहते कहाँ थे। ये जो अर्ली ह्यूमंस हैं या फिर हमारे पास्ट टाइम के हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो किस एरियाज में सबसे पहले रहना शुरू किया। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो पेज 2 पे चलते हैं। इन पेज 2 पे हमको फाइंड आउट करना है रिवर नर्मदा को। रिवर नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से स्टार्ट होती है एंड नॉर्थ में विंध्यास एंड साउथ में सतपुरा माउंटेन रेंजेस के बीच से एक वैली के रूप में रिवर नर्मदा बहती है। तो ये था मैप पे रिवर नर्मदा का लोकेशन। नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। People who lived along the banks of the river for several 100,000 years, some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. रिवर नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग जो लगभग हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग शुरुआती समय में काफ़ी अच्छे स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। वो आर गैदरर्स, तो गैदर करने का मतलब ऑलरेडी पता होगा, दैट इज़ इकट्ठा करना। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ये गैदरर्स वो लोग हैं जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एज देयर फूड। इन लोगों को अपने आसपास के जंगलों में जितने भी प्लांट्स थे, उन प्लांट्स की वास्ट वेल्थ के बारे में पता था। ये लोग जानते थे कि जंगल हमारे लिए कितने कीमती है। ये लोग जंगल जा कर के रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, इसके अलावा और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके लेकर आते थे अपने खाने के लिए। इसके अलावा दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ये लोग खाने के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अलावा एनिमल हंटिंग भी करते थे, जानवरों को भी शिकार करके लाते थे ताकि अपने खाने की पूर्ति कर सकें। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, लोकेशन हमको दिए नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमको फाइंड करना है सुलेमान एंड किरथार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप पे डायरेक्शंस को देख लेते हैं। वैसे तो मैप पे यहाँ कॉर्नर में डायरेक्शन गिवन है, इट मीन्स अपसाइड डायरेक्शन में है नॉर्थ, तो नॉर्थ के अपोजिट में होती है साउथ, राइट में आएगी ईस्ट एंड लेफ्ट में आएगी वेस्ट डायरेक्शन। नाउ ये जो लोकेशन हमें सुलेमान एंड किरथार की दी है, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। ओके, फाइंड द नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट इज, this is north and this is west, so northwest should be here in this direction. Where is Sulaiman and Kirthar? Okay, we got it. This is Sulaiman, this is Kirthar. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago. ये वो लोकेशन है सुलेमान एंड किरथार हिल्स जहाँ पे लगभग 8,000 साल पहले लोगों ने फसल उगाना शुरू किया एंड उन्होंने सबसे पहले उगाया वीट एंड बार्ले, गेहूँ और बाजरा। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल।
एंड लिव्ड इन विलेजेस। ये वही लोकेशन है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले जानवरों को पालना चराना शुरू किया, और ये लोग के फेवरेट एनिमल्स जो उस समय पे ये लोग पालते थे दैट वाज शीप, गॉट एंड कैटल्स। साथ ही में इन लोगों ने गांवों में एक सेटलमेंट के साथ रहना शुरू कर दिया। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ओके, इनको देख लेते हैं। गारो की लोकेशन आ रही है नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो नॉर्थ अप साइड, ईस्ट राइट साइड, सो नॉर्थ ईस्ट शुड बी हियर। ओके, नॉर्थ ईस्ट हियर, गारो हिल्स। साथ में हमको फाइंड करना है विंध्यास इन सेंट्रल। ओके, विंध्यास इन सेंट्रल, हियर इट इज। Here, Vindhyas in central. There are some of the other areas where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. इंडिया की सबसे पहली लोकेशन जहाँ पे इस लोगों ने सबसे पहले चावल की खेती करना शुरू किया, दैट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये जो हमने मैप पे अभी विंध्या माउंटेन्स देखे, इन विंध्या माउंटेन का जो नॉर्थ वाला रीजन है, इस नॉर्दर्न रीजन में लोगों ने सबसे पहले चावल उगाना सीखा। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, रिवर इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस एक्चुअली स्टार्ट होती है यहाँ से, इस लोकेशन पे लेक मानसरोवर है। इस लेक मानसरोवर के पास से रिवर इंडस स्टार्ट होती है, जो इंडिया के लद्दाख से होते हुए कश्मीर एंटर करती है, देन पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी की तरफ चले जाती है। साथ में रिवर इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये पांचों रिवर्स इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर। लगभग 4700 पहले कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ इन रिवर्स के किनारे पर डेवलप होती है। बाद में लगभग 2500 ईयर एगो सिटीज़ गंगा रिवर के आसपास और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी डेवलप हुई। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। ओके, लेट्स गेट टू द मैप अगैन। हमें लोकेट करना है रिवर गंगा एंड उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सन, जो ऑलरेडी चैप्टर में गिवन है। सो गंगा स्टार्ट होती है उत्तराखंड से एंड दिस इज़ गंगा। गंगा इंडिया को क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हमें ऐड करनी है दैट इज़ सोन रिवर। इसमें क्या स्पेशल है गंगा रिवर एंड सोन रिवर में? तो इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। गंगा रिवर के साउथ का जो एरिया है इसको एंशियंट टाइम में मगध बोला जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, एंड ये जो मगध है ये आज के समय प्रेजेंट डे के बिहार में लोकेटेड है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। मगध के रूलर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े किंगडम्स भी सेटअप किए हैं। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। मगध के अलावा भी मगध के रूलर्स ने या और भी दूसरे रूलर्स ने कंट्री के दूसरे पार्ट्स में और भी अलग अलग टाइप के किंगडम्स को सेटअप किया हुआ है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मैड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। हमेशा से काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवलिंग करने का शौक़ है और लोग सब कंटिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। ट्रैवल करते हुए उन्हें रास्ते में काफ़ी हिल्स मिलती हैं, हाई माउंटेन्स मिलते हैं जैसे कि हिमालय, इसके अलावा डेजर्ट्स मिलते हैं, रिवर्स, सीज जैसी चीज़ें भी मिलती है जो कभी कभी उनकी जर्नी को डेंजरस बना देती है बट इम्पॉसिबल नहीं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। शुरुआत में लोग लिवलीहुड के लिए मतलब रहने के लिए, अपने फूड की रिसर्च के लिए इधर उधर मूव करते थे। बाद में वो लोग नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड या ड्रॉट जैसी चीज़ों से बचने के लिए भी मूव कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वरिंग अदर्स लैंड्स। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवान्स एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कभी कभी लोग आर्मीज़ के रूप में मार्च करते थे और दूसरों की ज़मीनों को जा कर के कब्ज़ा कर लेते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रैवलिंग करने के लिए कारवान्स इसके अलावा मर्चेंट ट्रैवलिंग करने के लिए कारवा और शिप का यूज़ करते थे, जिसमें वो अपने साथ काफ़ी सारा वैल्यूएबल सामान प्लेस टू प्लेस लेकर के जाते थे। इन लोगों के अलावा रिलीजियस टीचर्स भी
इधर उधर आना जाना करते थे, विलेज टू विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे, और जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते थे, लोगों को जीना सिखाते थे, एडवाइस ऑफ लाइफ देते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. फाइनली कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडवेंचर के इरादे से ट्रैवल करना शुरू किया, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. और ये वो लोग हैं जो नई प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहते थे, नई नई प्लेसेस के बारे में एक्साइटेड रहते थे. ऑल दीज लाइड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. एंड ये जो लोग हैं जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए या हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गए, इन लोगों की वजह से आइडियाज़ का शेयरिंग होता है. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अब पुराने ज़माने में तो हमने पढ़ा कि लोग नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए या फिर खाने की तलाश में या अपने काम धंधे की तलाश में यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे. कुछ लोग टीचिंग के पर्पज़ से ट्रैवल किया, कुछ लोगों ने दुनिया को डिस्कवर करने के लिए या एक्साइटिंग प्लेसेस पे जाने के लिए ट्रैवल किया. बट नाउ डेज वाई डू पीपल ट्रैवल? आज के लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लुक एट मैप 1 वंस मोर. ओके, ये हमको बोल रहे हैं कि मैप 1 पे एक बार और जा करके देखो. सो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट. यहाँ पे जो बार बार सब कंटिनेंट वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कंटिनेंट का एक छोटा हिस्सा, एंड कंप्लीट वर्ड है इंडियन सब कंटिनेंट. इंडियन सब कंटिनेंट जो है वो चारों तरफ से या अपने आसपास से हिल्स, माउंटेन्स और सी से घिरा हुआ है. और हिल्स, माउंटेन्स और सी मिल करके हमारे सब कंटिनेंट के लिए एक नेचुरल फ्रंटियर, मतलब एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरह के फ्रंटियर्स को क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी फेस करते थे, वो लोग सी के रास्ते से सी को क्रॉस करके इंडिया आ जाते, या फिर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कैम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल्ड हियर. इसके अलावा कुछ लोग फ्रंटियर से मतलब कि माउंटेन वगैरह को क्रॉस करके भी इस सब कंटिनेंट पर आए और यहाँ पर आकर के सेटल हो गए. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन. इस तरह के लोगों के मूवमेंट की वजह से, बाहर के लोगों के यहाँ आने की वजह से हमारे इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ एनरिच होता है. मतलब इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ क्राविंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स. लोगों ने हमारी कंट्री में आकर के बहुत सारे नए नए तरीक़ों से स्टोन क्राविंग के आइडियाज़ हमें दिए, बहुत सारे टाइप के म्यूज़िक्स को कंपोज किया, साथ में डिफरेंट टाइप के फूड कुकिंग आइडियाज़ भी इंडिया को दिए. नेम्स ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो वर्ड्स जो हम जनरली डेली लाइफ में सुनते हैं, इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. ये जो इंडिया नाम का वर्ड है ये इंडस रिवर से आता है, जिसके बारे में अभी अपन ने ऊपर मैप में पढ़ा था. इंडस, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु भी बोला जाता है. द इरानियंस and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Indos or Indos, and the land of the east of the river was called India. ईरानियंस एंड ग्रीक्स जो लगभग 2500 साल पहले हमारे कंट्री की तरफ आए, वो लोग इंडस रिवर के बारे में जानते थे, इंडस रिवर के साथ फैमिलियर थे. इंडस रिवर को वो लोग हिंदोस या इंदोस बोला करते थे. एंड इस रिवर के ईस्ट डायरेक्शन वाला जो एरिया है इसको वो इंडिया बोलते थे. द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit. ये जो भारत वर्ड है ये ऋग्वेदा में मैंशनड वर्ड है. ऋग्वेदा संस्कृत की एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है. लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेदा कंपोज हुआ. ऋग्वेदा के अलावा और भी 3 वेद हैं जिनके बारे में हिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में जानना. सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में जानने के काफ़ी सारे तरीके हैं. वन ऑफ इज़ टू सर्च. सबसे पहला तरीका है सर्च करना. दूसरा तरीका है रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. दूसरा तरीका है बहुत पहले की लिखी हुई किताबों को पढ़ना. तो ये जो बहुत पुरानी लिखी हुई किताबें हैं इन्हें बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. लैटिन में मैन्यू का मतलब होता है हैंड, तो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब हुआ हैंड रिटन बुक्स. हैंड रिटन बुक्स. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स. इनको पाम लीव्स के ऊपर यूजुअली लिखते थे, या फिर हिमालयन रीजन में उगने वाला एक ट्री जिसको बिर्च ट्री बोला जाता है, उस ट्री के बार्क के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था. ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट का फ़ोटो है जिसके बारे में लिखा हुआ है
A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a Birchbark manuscript, turn to page 37. Okay. ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट. सालों से मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे होने की वजह से ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्ट्स खा चुके हैं और काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है. लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी हमें काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. इनमें से काफ़ी सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनको टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज़ में प्रिजर्व करके रखा हुआ है. टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज़ ने इनको बचा करके रखा हुआ है. दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस. ये जो किताबें हैं ये हमें उस ज़माने के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे उन लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, किंग की लाइफ से रिलेटेड, मेडिसिन एंड साइंस से रिलेटेड भी. इस सब के अलावा उस ज़माने में लिखी हुई किताबों में एपिक्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, प्लेज होते हैं. मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. इनमें से ज़्यादातर पोएम, प्लेज संस्कृत में लिखे हुए हैं. इस सब के अलावा कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेजेस में भी है. प्राकृत लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल्स. हम पुराने ज़माने की चीज़ों को पता करने के लिए इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, और ये इंस्क्रिप्शंस स्टोन्स के हार्ड सर्फेसेस पे या मेटल जैसे हार्ड सर्फेसेस पे लिखे होते हैं. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी. कभी कभी लोग अपने ऑर्डर्स को किंग अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवाते थे, इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे, ताकि बाद में लोग उन चीज़ों को देख सके, रीड कर सके और किंग की बातों को ओबे कर सकें, किंग की बातों को मान सके. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. कुछ और दूसरे तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जहाँ पे लोग अपने किए हुए काम को रिकॉर्ड करते थे. जो चीज़ें वो करते जाते हैं उन चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं या किसी से करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. किंग्स जनरली अपनी विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स की फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. जो किंग है वो जितने भी युद्धों में जाकर के जीतता है उन विक्ट्रीज का रिकॉर्ड अपने पास रखता है. देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. अब कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करने का काम करते हैं, जिन्हें पुरानी चीज़ें पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में रिसर्च करना, एनालाइज करना अच्छा लगता है, ओवरऑल उनकी स्टडी करना अच्छा लगता है. उन लोगों को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन्स हैं जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स या बिल्डिंग पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, साथ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जैसी चीज़ों की स्टडी करते हैं. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. ये लोग बिल्डिंग्स के बचे हुए स्टोन्स एंड ब्रिक्स की, बिल्डिंग्स के बचे हुए टुकड़ों की स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. इसके अलावा ये लोग एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, साथ में एक्सकेवेट करते हैं. एक्सकेवेट करने का मतलब है ज़मीन के नीचे से खुदाई करके पुराने ज़माने की चीज़ों को फाइंड आउट करना, जैसे कि टूल्स निकालना, वेपन्स निकालना, पोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स जैसी चीज़ों को खोद कर ज़मीन के नीचे से बाहर निकालना. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. इस तरह की चीज़ें स्टोन की बनी हुई हो सकती है, बोन्स की हो सकती है, बेक्ड क्ले या मेटल की भी हो सकती है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस समय के लोग मानते थे कि ऐसी चीज़ें जो हार्ड ऑब्जेक्ट से बनी हुई है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकती है. इस फोटो में लेफ्ट साइड पे हमको दिख रहा है पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो. राइट में है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन. Coins such as this one were in use from about 2500 year ago. सो ओवरऑल ये एक पॉट है जो 4700 साल पहले के लोग यूज़ करते थे, और राइट हैंड साइड में हमको सिल्वर के कॉइन्स दिख रहे हैं जो 2500 साल पहले के लोग यूज़ करते थे.
Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं इनको काफ़ी सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिलती है और इन बोन्स के थ्रू ये पता करते हैं कि उस ज़माने के लोग, पास्ट के लोग क्या चीज़ें खाते थे। हो सकता है वो लोग नॉन वेजिटेरियन हों और वो फिश, बर्ड एंड दूसरे एनिमल्स को खा करके उनकी बोन्स को फेंक देते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survived in a charred form. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript inscriptions and archaeology. Historians, जो कि पास्ट की स्टडी करने में एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग कई बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोर्स. सोर्स का मतलब होता है वो लोकेशन जहाँ से उन्हें पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिली. जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट एक सोर्स हो सकती है, इंस्क्रिप्शन एक सोर्स हो सकती है. वंस सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर. जब सोर्सेस मिल जाते हैं, जब पास्ट की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सोर्स मिल जाता है, तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन पता करना एक एडवेंचर बन जाता है. एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि जब हम पास्ट की लर्निंग करते हैं थ्रू अ सोर्स, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, वापस से पुराने ज़माने की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को हम फाइंड आउट करते हैं. सो हिस्टीरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट. तो जो हिस्टीरियंस है या आर्कियोलॉजिस्ट है, ये डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो इन क्लूज़ का, इन सोर्सेज का यूज़ करके पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं. वन पास्ट और मैनी. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? इस बुक का नाम क्या है? आवर पास्ट पार्ट 1. वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. इस बुक के नाम में पास्ट वर्ड यूज़ हुआ, प्लूरल नेम ऑफ पास्ट यूज़ हुआ, है ना. ये शो करता है कि पास्ट एक नहीं है. पास्ट इज़ नॉट वन, पास्ट आर मैनी. मैनी कैसे हुए? तो मैनी होने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट का मतलब डिफरेंट होता है. अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स ने अलग अलग तरह का पास्ट जिया है. फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस. जैसे एग्जाम्पल के लिए हर्डर्स एंड फार्मर्स की लाइफ किंग्स एंड क्वींस की लाइफ से डिफरेंट होती है. तो किंग्स एंड क्वींस का जो पास्ट है वो भी हर्डर्स एंड फार्मर्स के पास्ट से डिफरेंट होता है. द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन. वैसे ही मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन का जो पास्ट है, उन दोनों की जो लाइफ्स हैं, उन दोनों के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी डिफरेंट है. ओवरऑल हर तरह के डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट भी डिफरेंट होता है. ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेज एंड कस्टम्स इन देयर पार्ट्स ऑफ कंट्री. आज के समय में भी हम देखते हैं कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग अलग अलग तरह के कस्टम्स, आज भी हम देखते हैं कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस एंड कस्टम्स का यूज़ करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, टुडे मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जैसे आज के समय में भी अंडमान आइलैंड्स पे रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने खाने के लिए फिशिंग, हंटिंग या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. बाय कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. और सिटीज़ में रहने वाले लोग खाने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे लोगों के फूड सप्लाई पर डिपेंडेंट होते हैं. डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. जिस तरह का डिफरेंस हम आज के टाइम में अंडमान और सिटीज़ में रहने वाले लोगों के बीच में देख रहे हैं, इसी तरह का डिफरेंट पास्ट टाइम में भी लोगों की लाइफ के बीच में होता था. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. हमको किंग्स की बैटल्स और उन्होंने कहाँ कहाँ पे लड़ाई की, कौन कौन सी वॉर्स उन्होंने जीती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है क्योंकि किंग्स इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट दे डिड. अब हमें किंग के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि किंग ने अपनी विक्ट्रीज़ का या अपनी बैटल्स का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है. बट जो जनरल पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, जैसे कि हंटर्स, फिशिंग करने वाले लोग, जंगल से सामान इकट्ठा करके लाने वाले लोग, या फार्मर्स, ये लोग अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, देयर इज़ मच दैट रिमेंस अननोन. तो जो किंग के रिकॉर्ड से छूट गया, जैसे कि फार्मर्स, हर्डर्स की लाइफ, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजी में. व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब है? अगर कोई हमसे डेट पूछे तो हम हमारी डेट में डे मेंशन करते हैं, मंथ मेंशन करते हैं एंड एक ईयर मेंशन करते हैं. जैसे मैं शो करता हूँ 1/1/2000, 1 जनवरी 2000. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. ये जो डेट हमने लिखी है, ये जो नंबर्स हमने यूज़ किया है, ये जीसस क्रिस्ट के बर्थ से रिलेटेड है. जैसे इसके लास्ट में हमने ईयर शो किया 2000 शो करने का मतलब है जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 2000 ईयर्स बाद
2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC. एंड जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले की डेट्स हैं उनमें BC यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. We will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. So your chapter is finished. and dates में जो कुछ words यूज़ होते हैं जैसे BC, BCE, AD, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं किसी और वीडियो में इन डिटेल आप लोगों को बता दूंगा. थैंक यू.